जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MJ1 इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मैंने आपका AAC पेपर और BSc पेपर की पूरी तैयारी करवाई थी और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मैच किया जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बारी आती है अब आपके मेजर पेपर का। तो आपका मेजर पेपर इकोनॉमिक्स होने वाला है ना। और इसमें से जो है ना टोटल 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं। गेस पेपर की अगर बात करें तो 13 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ। ठीक है, लेकिन मात्र मैं आपको अभी 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर मुझे और भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे तो मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, अभी आपको मात्र 5 क्वेश्चन पढ़ना है और वो 5 क्वेश्चन ए है आपका। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में आपको पढ़ना है उपभोक्ता के संतुलन आय पर मूल एवं प्रतिस्थापना प्रभाव का विश्लेषण करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला आपको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न आपको पढ़ के जाना है मांग की लोच की धारणा की व्याख्या कीजिए। मीन्स अभी मैं इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें से पहला मैं आपको ये बताऊंगा, दूसरा मैं मांग की लोच की धारणा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर तीसरे प्रश्न में मैं आपको पैमाने के प्रतिफल नियम के बारे में बताऊंगा। चौथे प्रश्न में उत्पादन फलन का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताऊंगा। और पांचवें प्रश्न में जो है मैं आपको बताऊंगा एकाधिकार क्या है और इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये 5 प्रश्न मैं आपको मात्र बताने वाला हूं। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा तो मैं उसको जल्द से जल्द करवा दूंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछा गया है कि उपभोक्ता के संतुलन पर आय, मूल्य एवं प्रतिस्थापना के प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या दोस्तों कि उपभोक्ता के संतुलन पर आय, मूल्य एवं प्रतिस्थापना के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग के मन में सवाल आता है कि आखिर उपभोक्ता का संतुलन है क्या, उपभोक्ता का संतुलन है क्या। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग उपभोक्ता के संतुलन को जानेंगे तभी तो इसके प्रभाव को समझेंगे कि इसका प्रभाव आय पे क्या पड़ता है, मूल्य पे क्या पड़ता है और प्रतिस्थापना पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेसेसरी हम लोग को ये चीज़ समझ में आता है कि आखिर उपभोक्ता का संतुलन हम लोग किसको कहते हैं। अगर ये चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं तो हम लोग को ये तीनों चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि मान लीजिए अगर हम लोग उपभोक्ता के संतुलन को जानेंगे तो उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आखिर हम लोग उपभोक्ता किसको कहते हैं। क्या जानना पड़ेगा, उपभोक्ता किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करें उपभोक्ता का, किसका, उपभोक्ता का, तो उपभोक्ता का मतलब होता है कोई व्यक्ति। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति। ठीक है, अब जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपने बैलेंस को बनाने के लिए, अपने आय के बैलेंस को बनाने के लिए क्या करता है, तो कोई व्यक्ति जो है ना अपने स्थिति के अनुसार से सामानों का खरीद और बिक्री करता है। क्या करता है, अपने स्थिति के अनुसार से सामानों का खरीद और बिक्री करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है, तो मैं यही तो चाहूँगा कि 10 रुपये में मेरा सामान आ जाए, कि नहीं कि मैं 10 रुपये मेरे पास तो 20 रुपये खर्चा करेंगे, 20 रुपये का सामान ले लेंगे। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अपने स्थिति के अनुसार से, अगर मेरे पास 10 ही रुपया है तो मैं 10 रुपये का सामान लूंगा। तो वही कहा गया है कि उपभोक्ता के संतुलन, कि उपभोक्ता जो होता है, जो व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, अपने स्थिति के अनुसार से सामानों का खरीद बिक्री करता है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। और वो क्या करता है, अपने संतुलन को बनाए रखता है, तो उसी को हम लोग उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये समझ गए कि उपभोक्ता किसको कहते हैं और उपभोक्ता का संतुलन क्या है। ठीक है, अब देखिए आपको लिखना कैसे, आपको सबसे पहले लिखना है उपभोक्ता का संतुलन। क्या लिखना है, उपभोक्ता के संतुलन। इस प्रकार से आपको परिभाषा देना है उसका कि जब कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। मैंने आपको बताया था कि जब कोई उपभोक्ता अपने स्थिति के अनुसार से अपने वस्तुओं के खरीद बिक्री में बदलाव करता है तो उसी को हम उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जानते हैं। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई उपभोक्ता या तो कोई व्यक्ति अपने स्थिति के अनुसार से अपने वस्तुओं के खरीद बिक्री में बदलाव करता है, उसी को हम लोग उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने उपभोक्ता के संतुलन का परिभाषा जान गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर उपभोक्ता के संतुलन पर, उपभोक्ता के संतुलन पर आय का, मूल्य का, प्रतिस्थापना का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा हुआ था। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो और मेजर 1, माइनर 1, MDC1 इकोनॉमिक्स का तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल पे आपके पूरे तैयारी करवाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सेमेस्टर 1 के कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग मेजर इकोनॉमिक्स के VVI क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मेजर इकोनॉमिक्स के VVI क्वेश्चन देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको PDF
लेना होगा दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग दोनों ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय में जो है ना आपको PDF वहीं पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि पहले हम लोग समझेंगे उपभोक्ता के संतुलन पर कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग मूल्य के प्रभाव को समझते हैं। मूल्य का मतलब क्या होता है, कीमत, है ना। सबसे पहले हम लोग कीमत प्रभाव के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे आय प्रभाव और प्रतिस्थापना के प्रभाव। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कीमत प्रभाव का, किसका, कीमत प्रभाव, तो कीमत प्रभाव को अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइस इफेक्ट। मीन्स कीमत को लेकर के जो आपके सामानों के खरीद बिक्री पे जो इफेक्ट पहुंचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। लिखना आपको इस प्रकार से परिभाषा में कि वस्तु के मूल्य या कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में पड़ने वाला प्रभाव को कीमत प्रभाव कहते हैं। होता क्या है कि कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु के मूल्य अगर बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है, मीन्स वस्तु का मूल्य में अगर परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है, वस्तु की मांग जो है ना या तो बढ़ने लगती है या तो घटने लगती है। जैसे मान लीजिए कि कोई फल है या तो मान लीजिए कोई जीन्स है। ठीक है, कोई जीन्स का दाम, अगर एक्चुअली जीन्स का दाम की बात करें 1200 रुपये, ठीक है, लेकिन वही जीन्स जो है ना वो हमको 700 रुपये में दे रहा है, तो मुझे क्या लगा कि ये जीन्स का दाम कम है, तो मैं क्या करूँगा, वो 3-4 जीन्स वैसा ले लूँगा, है ना। तो वही बोला गया है कि जब कोई वस्तु के मूल्य या कीमत में परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, उस समय जो है ना वस्तु की मांग भी बढ़ने लगती है या तो घटने लगती है, तो उसी के प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। या तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहने पे, मीन्स उपभोक्ता जो इनकम प्राप्त करता है वो स्थिर रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन, जब कोई वस्तु का कीमत में परिवर्तन हो जाता है, प्राइस में अगर परिवर्तन हो जाता है, तो उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए वस्तु का दाम कम हो जाएगा, ठीक है, तो मांग बढ़ने लगेगी, है ना। मांग क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। जैसे कि आप जानते होंगे गोलकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काली मिर्च कहते हैं, वो कैसे रहता है, अभी 1000 रुपये किलो है। ठीक है, मान लीजिए अगर वो 300 रुपये किलो हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करके रखने का प्रयास करेंगे, है ना, ले लेंगे 5-6 किलो तक। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, जब किसी वस्तु का दाम कम हो जाता है ना तो उसका मांग में भी परिवर्तन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कीमत प्रभाव के अंतर्गत जो है ना कुछ शर्तें भी लागू किया जाता है। ठीक है, कीमत प्रभाव के अंतर्गत कुछ शर्त भी है। ठीक है, कि आप ये शर्त का पालन करोगे, मतलब ये शर्त के तहत जो है ना कीमत प्रभाव होता है। ठीक है, अब वो शर्त क्या है, तो देखिए कहा गया है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहे। मीन्स उपभोक्ता जो इनकम प्राप्त करता है ना वो उसका वही इनकम रहेगा। ठीक है, ना उसका इनकम कम हुआ, ठीक है, ना ज़्यादा हुआ, कुछ भी नहीं, उसका इनकम क्या है, वही है, जो पहले था वही है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वस्तु के दाम में परिवर्तन हुआ, या तो बढ़ गया या तो घट गया। ठीक है, फिर दूसरा देखिए लिखा हुआ है कि एक वस्तु की कीमत स्थिर, मीन्स वहाँ पे 2 वस्तुएं रहेगी। ठीक है, तो उसमें से एक वस्तु का कीमत जो है ना स्थिर रहेगा और एक वस्तु का कीमत जो है ना परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि रसगुल्ला है, ठीक है, एक वाइट वाला रसगुल्ला, एक पीला वाला रसगुल्ला है। ठीक है, पीला वाला रसगुल्ला का दाम 20 रुपये है और वाइट वाला रसगुल्ला का दाम 10 रुपये है। ठीक है, तो होता क्या है कि कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया कि पीला वाला जो रसगुल्ला है उसका दाम जो है ना बढ़ करके 40 रुपये हो गया। क्या हो गया, बढ़ करके 40 रुपये होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं, अगर मुझे पीला वाला रसगुल्ला खाने का मन करेगा, मैं पहले अगर 5 रसगुल्ला खरीदता था पीला वाला, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कम पैसे लगा करके कम रसगुल्ला खरीदूंगा, कम पीला वाला रसगुल्ला खरीदूंगा, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, वस्तु की कीमत स्थिर रहना। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है कि कीमत परिवर्तन से उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन। कहा गया ना कि मान लीजिए कि कीमत परिवर्तन अगर किसी वस्तु का कीमत में परिवर्तन आता है, किसी वस्तु का कीमत अधिक हो जाता है, तो उससे क्या होता है, कोई व्यक्ति का आय में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो 10 रुपये का सामान खरीदना चाहेगा, 10 रुपये का, जैसे मान लीजिए खाना बनाने के लिए उसको आलू की ज़रूरत है। ठीक है, तो आलू वो हमेशा 10 रुपये का वो मिनिमम बना के रखा है, अपना रूटीन बना के रखा है कि 10 रुपये का आलू मिलता है, 10 रुपये में क्या कर देंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, तो 10 रुपये में वो खरीद के लिए जाता है, लेकिन मान लीजिए कभी अगर आलू का दाम बढ़ गया, 20 रुपये हो गया, तो उसका आय तो घट जाएगा ना, और जो वस्तुएं वो खरीदेगा वो तो खरीदना कम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत परिवर्तन से उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होना। अब देखिए दूसरा जो है वो आय प्रभाव है।
दूसरा क्या है, आय प्रभाव। अब देखिए आय प्रभाव हम लोग किसको कहते हैं, आय का मतलब क्या होता है, इनकम, इनकम इफेक्ट, ठीक है। मीन्स आपके आय के कम होने से आपके इनकम जो होता है ना उसमें प्रभाव पड़ने, प्रभाव कैसे पड़ेगा, या तो आपका इनकम जो है वो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहा गया है कि उपभोक्ता के मौद्रिक आय में परिवर्तन से, उपभोक्ता अगर कोई किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के अगर आय में, इनकम में अगर परिवर्तन होता है, जैसे बढ़ जाता है तो घट जाता है, तो उपभोक्ता की मांग पर भी क्या होता है, उस पर परिवर्तन होता है, प्रभाव पड़ता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आय प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ स्थितियां हैं। स्थिति क्या है, देखिए कहा गया है कि जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ेगी, अगर मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, कोई व्यक्ति है, अगर उसका आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अधिक वस्तुएं खरीदेगा। क्या करेगा, अधिक वस्तुएं खरीदेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा इनकम 20,000 रुपये है और अचानक से मेरा इनकम जो 50,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 50,000 के हिसाब से अपने वस्तुओं को खरीदूंगा, अपने सुविधा को देखूंगा, है ना। तो वही बोला गया कि जब कोई उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ेगी, मीन्स उनका इनकम बढ़ेगा, तो उपभोक्ता जो है ना अपने अधिक वस्तुओं भी क्या करेगा, खरीदेगा, ठीक है, अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदेगा। लेकिन मान लीजिए जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय कम हो जाएगी, मौद्रिक आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उपभोक्ता क्या करेगा, कम वस्तुओं को खरीद कर क्रय करेगा, मीन्स कम वस्तुओं को खरीदेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मेरा इनकम कम हो गया, तो मैं पहले 500 रुपये का आलू लेके जाता था, अब क्या करूँगा, 200 रुपये का आलू लूँगा, है ना। तो वैसे जो है उपभोक्ता का आय होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आय प्रभाव। मीन्स आपके इनकम से जो वस्तुओं को कीमत पे इफेक्ट पहुंचता है, वस्तुओं पर जो इफेक्ट पहुंचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो आता है वो था प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। देखिए कहा गया कि एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से दूसरे वस्तु की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। कि मान लीजिए एक वस्तु है, एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरे वस्तु की मांग पर क्या होता है, इफेक्ट पहुंचता है। जैसे मान लीजिए आलू है और टमाटर है, आलू और टमाटर है, ठीक है। आलू का दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आलू का दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो लोग क्या चाहेगा कि चलो अरे भाई आलू का दाम बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, टमाटर का ही सब्जी बना करके खा लेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तब व्यक्ति क्या करेगा, टमाटर ही खरीद लेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। देखिए आगे कहा गया है कि प्रतिस्थापन प्रभाव तब शुरू होता है जब किसी उत्पाद की कीमत बढ़ जाते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव कब शुरू होता है, जब किसी उत्पाद, कोई वस्तु की कीमत जो है ना बढ़ जाता है, लेकिन उपभोक्ता के खर्च करने की शक्ति वही रहती है। लेकिन उपभोक्ता जो है ना उतना ही शक्ति रखता है खर्च करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि उपभोक्ता मान लीजिए 10 रुपये में आलू लेके जाता है, कितना रुपये में, 10 रुपये में आलू लेके जाता है, ठीक है। और अभी क्या हुआ कि आलू का दाम जो है ना वो 50 रुपये हो गया। क्या हो गया, 50 रुपये। अब वो व्यक्ति के पास मात्र 10 रुपये है, ठीक है। तो वो तो सोचेगा कि चलो यार 10 रुपये में कोई जो दूसरा सब्जी होगा वही खरीद लूंगा, क्योंकि उसका औकात वही है ना। तो वो क्या करेगा, 10 रुपये का सब्जी खरीद लेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट में कहा गया कि जब वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में इस प्रकार की परिवर्तन हो जाए कि उपभोक्ता की स्थिति ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। देखिए बोला जा रहा ना कि जब वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु की कीमत में इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है कि उपभोक्ता की स्थिति ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी हो जाती है। मीन्स बराबर बराबर इक्वल हो जाता है, ठीक है। ना उपभोक्ता ये खरीद पाता है और ना वो खरीद पाता है, ठीक है। आगे कहा गया है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को पूर्ववत बनाने रखने के लिए उपभोग की महंगी वस्तुओं को सस्ती वस्तुओं से अतिस्थापित करता है, अर्थात नए सापेक्षिक भावों के अनुसार अपनी खरीद को बदलता है। जैसे क्या होता है कि उपभोक्ता, कोई व्यक्ति जो है ना, क्या होता है, अपने संतुष्टि को बनाए रखने के लिए, अपनी संतुष्टि को बनाए रखने के लिए जो महंगी वस्तु है, ठीक है, उसको ना खरीद करके क्या करता है, सस्ती वस्तु को खरीद लेता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास उतना ही पैसा है ना। जो वस्तु वो 10 रुपये में खरीदता था उसका दाम 50 रुपये हो गया, ठीक है। तब वो क्या करेगा कि 10 रुपये में जो चीज़ आएगा वही खरीद लेगा, वो अपने संतुष्टि को बनाए रखने के लिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे, ठीक है। देखिए कहा गया कि उपभोक्ता एक ही वक्र पर बना रहता है और दोनों वस्तुओं की खरीद मात्राएं बदल दी जाती है, ठीक है। फिर कहा गया कि इसे आय में क्षतिपूर्ण परिवर्तन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आय में क्षतिपूर्ण परिवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कि इसमें दो स्थितियां हो सकती है।
इसमें जो है ना स्थिति दो आ सकता है। क्या क्या स्थिति आ सकता है? तो कहा गया है कि मूल्यों में इस प्रकार परिवर्तन होना जिससे एक वस्तु दूसरे वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाए। मीन्स पहला क्या है कि कोई वस्तु का मूल्य में इस प्रकार से परिवर्तन होना, इस प्रकार से बदलाव होना कि जिससे क्या होगा, एक वस्तु जो है ना उसका कीमत कम हो जाएगा और एक वस्तु का कीमत जो है ना वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेगा, उपभोक्ता जो है वो जिसका कीमत कम हो जाएगा उसको वो खरीद लेगा, है ना। फिर दूसरा कहा गया है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इस प्रकार परिवर्तन होना कि उसकी स्थिति पहले के समान ना रहे। मीन्स कहा गया ना कि उपभोक्ता की आय कहने का मतलब क्या है कि उसका जो इनकम है उसमें इस प्रकार से परिवर्तन होना कि उसकी स्थिति जो है ना पहले के समान ना रहे। ठीक है, मान लीजिए उपभोक्ता की स्थिति खराब हो जाएगा, उसका इनकम कम हो जाएगा, तो क्या वो महंगी वस्तुओं को खरीदेगा? नहीं, वो सस्ती वस्तुओं को खरीदेगा। ठीक है, तो तीसरा में कहा गया कि दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार परिवर्तन होना कि एक वस्तु महंगी और दूसरी वस्तु सस्ती हो जाना। ठीक है, मीन्स कहा गया है कि दो वस्तुओं को कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन हो जाना कि उसमें से एक वस्तु क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा और दूसरी वस्तु क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इसी को हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों ये समझ गए कि आखिर उपभोक्ता के संतुलन पर आय का क्या प्रभाव पड़ता है, मूल्य का क्या प्रभाव पड़ता है और प्रतिस्थापना का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मांग की लोच की धारणा, क्वेश्चन क्या है, मांग की लोच की धारणा की व्याख्या कीजिए। उसके साथ साथ कीमत लोच, मांग लोच एवं प्रतिलोच की धारणा की विवेचना कीजिए। मांग की लोच की किस प्रकार मापा जाता है, उसके साथ साथ मांग की लोच जो है ना वो किस प्रकार से मापा जाता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो मेन टॉपिक होने वाला है, ये है कि मांग की कीमत लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं अगर मांग की कीमत लोच का या तो मांग की लोच का, तो मैं आपको एकदम क्लियर सा लैंग्वेज में, एकदम छोटा सा लैंग्वेज में आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर मांग की लोच हम लोग कहते हैं किसको है ना। तो देखिए अगर हम लोग बात करें मांग की कीमत लोच का, तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है, कोई वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु का दाम 10 रुपया था। ठीक है, तो उसको 20 लोग खरीद रहे थे। कोई वस्तु का दाम 10 रुपया था तो उसको कितना लोग खरीद रहे थे, 20 रुपये खरीद रहे थे। अब देखिए हुआ क्या कि जब ये वस्तु का दाम 20 रुपया हो गया ना, तो आदमी घट करके कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु का कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग की मात्रा में भी परिवर्तन हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है इस प्रकार से, पहले आपको लिखना है मांग की कीमत लोच। क्या लिखना है, मांग की कीमत लोच। आपको स्टार्ट इस तरह करना है कि वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच अनुपातिक संबंध को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है, कोई वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो उसी के कारण जो वस्तु की मांग में, जो वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग मांग की कीमत लोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कि मांग की कीमत लोच इस बात की व्याख्या करती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीन्स कहा गया कि कीमत लोच जो होता है, मांग की कीमत लोच इस बात का व्याख्या करता है कि वस्तु का जो कीमत है, वस्तु का जो कीमत है उसमें परिवर्तन आने के बाद उसकी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज क्या करता है, वो डिफाइन करता है। ठीक है, इस प्रकार मांग की कीमत लोच से आशय किसी वस्तु की कीमत में होने वाली कुछ प्रतिशत कमी या वृद्धि से उस वस्तु की मांग में होने वाली कुछ प्रतिशत कमी या वृद्धि को मांग की कीमत लोच कहते हैं। मीन्स वही कहा गया। ठीक है, कि मान लीजिए किसी वस्तु की मांग में या तो किसी वस्तु का कीमत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, कमी हुआ या तो वृद्धि हुआ, है ना। इस प्रकार से क्या हुआ, जब वस्तु के कीमत में वृद्धि हुआ या तो कमी हुआ तो उसकी मांग, मतलब वो जो वस्तु का मांग जो था ना उसमें भी क्या होगा, कमी होगा या तो वृद्धि हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग मांग की कीमत लोच के नाम से जानते हैं। सीधा शब्द में आप ये जानिए
कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु के अगर कीमत में परिवर्तन होता है, अगर कोई वस्तु 5 रुपए का, ठीक है, उसको 10 रुपए कर दिया जाएगा। जब वो 5 रुपए का था तब उसको 20 लोग खरीद रहे थे, जब 5 रुपए का था तब 20 लोग खरीद रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उसका दाम जो है ना 5 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपया कर दिया, कितना, 5 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपए कर दिया, ठीक है, तब लोगों को लगने लगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया, है ना। तो जो 20 लोग खरीद रहे थे उसको, वो यहाँ पे कितने लोग हो गए, मात्र 10 ही लोग इसको खरीदने लगे, ठीक है। या तो फिर जहां पे इसको 10 को खरीदते थे, वहां पे क्या करने लगे, इसको मात्र 5 ही खरीदने लगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। वो वस्तु पे जो इफेक्ट पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बेनहन के अनुसार, बेनहन ने कहा है, क्या कहा है कि मांग की कीमत लोच की अवधारणा कीमत में छोटे से परिवर्तन से मांगी गई मात्रा पर प्रभाव से संबंधित है। ये भी वही कहते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु के कीमत में अगर परिवर्तन आता है तो उस कीमत के परिवर्तन से क्या होता है, वस्तु की मात्रा में भी क्या होता है, जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग अगर बात करें मांग की कीमत लोच के प्रकार का, क्योंकि ये तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर बात करते हैं मांग की कीमत लोच के प्रकार का कि आखिर मांग का कीमत लोच कितने प्रकार का होता है ना, तो बताया जाता है कि मांग की कीमत लोच को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया, 5 श्रेणियों में इसको बांटा गया, मीन्स 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब देखिए इसके अगर पहले भाग की बात करें तो पहला भाग आपका है अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग। क्या है, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग। अब देखिए यहां पे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, आखिर ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया है कि जब किसी वस्तु की मांग में, जब कोई वस्तु के मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु था, उसका दाम जो है 10 रुपया बढ़ा, उसका दाम जो है वो 10 रुपया बढ़ा, ठीक है, तो उसका कीमत में भी परिवर्तन हुआ इस तरह से, ठीक है, तो उसका मांग भी जो है ना क्या हो गया, 10% बढ़ गया तो घट गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग कहते हैं। देखिए आपको उदाहरण के तरीके से सब कुछ समझाया गया, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उदाहरण के तरीके से सब कुछ समझाया गया, ठीक है, और ये आप क्या कर सकते हो, डिटेल से समझ सकते हो उसको, ठीक है। देखिए कहा गया है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 10% की वृद्धि हो जाती है, अगर किसी वस्तु की कीमत में 10% का वृद्धि हो जाता है तो उसकी मांग में भी क्या होता है, 10% का कमी हो जाता है, ठीक है। यहाँ 10% का वृद्धि हुआ उसका कीमत में, और उसका मांग में क्या हो गया, 10% का कमी आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है, या तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है कि वहां पे जो है ना आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ करके आना है, और इस प्रकार से आपको ड्रॉ करा। देखिए अगर मैं आपको ये समझाऊंगा ना, ये ग्राफ अगर मैं समझाऊंगा ना तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, तो ग्राफ को मैं समझाता नहीं हूँ, ऐसे मैं आपको दे दिया हूँ कि आपको माइंड में रखना है, इस प्रकार से है ये, ठीक है, और वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा भी गया, ये भी आप लोग पढ़ दीजिएगा कि ड्रॉ में ये जो ड्रॉ किया गया है ना उसमें आखिर क्या क्या बातें बताई गई है, ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके दूसरे प्रकार की अगर बात करते हैं, दूसरा प्रकार होता है सापेक्ष बेलोचदार मांग। क्या होता है, सापेक्ष बेलोचदार मांग। अब माइंड में सवाल आता है कि आखिर सापेक्ष बेलोचदार मांग क्या होता है ना। तो देखिए कहा जाता है कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम होता है, ठीक है। क्या कहा गया कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी मांग को क्या कहते हैं, सापेक्ष बेलोचदार मांग कहते हैं। आइए उदाहरण के तरीके से समझते हैं तुरंत, ठीक है। देखिए कहा गया है कि यदि वस्तु की कीमत में 40% का वृद्धि हुआ, यदि कोई वस्तु का कीमत में जो है ना 40% का वृद्धि होता है, परंतु मांग में जो है ना मात्र 10% का कमी होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु का दाम जो है ना वो 40% बढ़ गया, क्या हो गया, 40% बढ़ गया, लेकिन 40% बढ़ने के बावजूद भी जो है ना उसके मात्रा में जो है ना मात्र 10% का इफेक्ट हुआ। कितना, 10% का इफेक्ट हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष बेलोचदार मांग कहते हैं।
अब इसको भी क्या करना है आपको, बिल्कुल सेम तरीके से ड्रॉ करके आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ आपको दिया गया है किस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और माइंड में इसको रखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं और हो सकता है आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगर समझाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको तुरंत बताने का कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। देखिए ये आपको वहाँ पे ड्रॉ करोगे, उसके बाद ये आपको नीचे में लिख देना है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसके तीसरे काइंड की बात करें, इसका तीसरे प्रकार की बात करें, तीसरा प्रकार होता है सापेक्षत लोचदार मांग। ऊपर में क्या था, बेलोचदार मांग, यहाँ पे क्या है, लोचदार मांग, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं सापेक्षत लोचदार मांग का, है ना, कि आखिर इसको हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। चलिए देखिए उदाहरण के तरीके समझते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% का वृद्धि होता है या तो कमी होता है, यदि किसी वस्तु का कीमत में जो है ना 10% का कमी हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई बिस्किट का दाम जो था वो 20 रुपया था, ठीक है, इसका 10% कम हो गया, है ना, 10% जो कमी हो गया, तो 10% कमी होने के बाद उसका मांग जो है ना वो क्या होता है, 25% बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु जैसे आम है, ठीक है, आम का दाम पहले 50 रुपया था, ठीक है। अब आम का दाम जो 50 रुपये से घट करके 20 रुपये हो जाएगा, तो पहले लोग आम 50 रुपये में 2 किलो खरीदते थे, है ना, अब क्या करेंगे 50 रुपये में 5-6 किलो खरीद लेंगे, है ना। मतलब जिस प्रकार से उसका मात्रा बढ़ेगा, जिस प्रकार से उसका पैसा कमी होगा, उस प्रकार से लोग उसके मात्रा को भी बढ़ाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सापेक्षत लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है। आप उदाहरण के तरीके से तुरंत समझ सकते हो, है ना। फिर देखिए आपको इसमें भी ड्रॉ करना है ना। देखिए यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, है ना, क्वांटिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे जैसे इसका प्राइस कम हुआ वैसे इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको वहाँ पे लिखना है और यहाँ पे ये आपको ड्राइंग करने के बाद लिख देना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा। अब देखिए चौथा जो है आपका, चौथा में क्या है, पूर्णता लोचदार मांग। चौथा में क्या है, पूर्णता लोचदार मांग। अब देखिए बात आता है कि पूर्णता लोचदार मांग हम लोग कहते हैं किसको आखिर, है ना। तो देखिए कहा जाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। कहा गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर या तो अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का दाम जो था वो 10 रुपया था, कितना, 10 रुपया था, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पहले लोग इसको पहले इसको 20 खरीदते थे, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है इसका दाम 10 रुपये है और अभी जो लोग इसको 50 खरीदने लगे, ठीक है, मतलब 50 पीस खरीदने लगे। तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो वही कहा गया है कि तब ऐसी मांग को पूर्णता लोचदार मांग कहा जाता है। और इस प्रकार की सोच एक काल्पनिक स्थिति है, और यह जो सोच है या जो मांग है वो क्या है, काल्पनिक है, ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 10 रुपये है, ठीक है, तो 10 रुपये है, तो जब 10 रुपये इसका दाम था तो लोग उसको 5 पीस खरीदते थे, ठीक है। और इसका दाम फिर से अगर 10 ही रुपये रहेगा तो लोग 5 ही खरीदेंगे, 50 को खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, जितना खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे, ठीक है। इसमें कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए पहले लोग मास्क नहीं खरीदते थे, मास्क खरीदते थे क्या, नहीं, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया था, ठीक है, तुरंत क्या करने लगे, लोग मास्क खरीदने लगे थे, है ना। तो इस प्रकार से पहले भी वो 10 रुपये मिलता था, लेकिन जब कोरोना काल आया ना उसमें भी स्टार्टिंग में 10 रुपये बेच रहा था, ठीक है। 10 रुपये में बेचने के बाद जो है ना उसका मांग क्या हो गया था, तेज हो गया था। ये काल्पनिक है, वो कभी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जिसको हम लोग काल्पनिक स्थिति कहते हैं। देखिए अर्थात इस स्थिति में कीमत में परिवर्तन कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन मांग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसा ये काल्पनिक स्थिति होता है। क्या होता है, काल्पनिक स्थिति, ऐसा चीज होता नहीं है, ठीक है। फिर देखिए पांचवा जो है आपका पूर्णता बेलोचदार मांग। पांचवा क्या है, पूर्णता बेलोचदार मांग। अब बात आता है यहाँ पे कि पूर्णता बेलोचदार मांग हम लोग कहते हैं किसको है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है कि जब किसी वस्तु की कीमत में, ठीक है, अत्यधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में बिल्कुल परिवर्तन ना हो, ऐसी दशा में पूर्णता बेलोचदार मांग कहते हैं। क्या कहा गया कि मान लीजिए कोई वस्तु का कीमत में
वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु का कीमत में वृद्धि होता है ना, तो उसके मांग में कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है ना। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का साबुन था, 10 रुपए का साबुन था, लोग उसको 10 पीस खरीदते थे। कितना? 10 पीस खरीदते थे, और इसका दाम जो है ना 10 रुपए से बढ़ के 50 रुपए हो गया, तो लोग इसको क्या करेंगे, अब 10 पीस से 5 पीस खरीदेंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है, कि 10 रुपए इसका मांग, 10 रुपए इसका दाम था पहले, ठीक है, तो 10 पीस खरीदते थे। अब इसका दाम अगर 50 रुपया हो गया ना, फिर भी लोग इसको कितना खरीद रहे हैं? 10 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। ये भी क्या है? एक काल्पनिक स्थिति है। क्या है? ये भी एक काल्पनिक स्थिति है, ठीक है, जो वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। जो वास्तविक जीवन में देखने के लिए मिलता है क्या? ये सब वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। और इसकी लोच जो है ना, वो क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। अब देखिए, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है ना, उसमें क्या होता है, कीमत में परिवर्तन अधिक हो जाता है, मतलब कीमत बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, मांग में परिवर्तन नहीं होता है। पहले लोग उसको 10 ही खरीदते थे, तो अभी भी लोग क्या हो रहे हैं? 10 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना काल्पनिक स्थिति होता है। ऐसा स्थिति क्या होता है? काल्पनिक होता है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 20 रुपये है, ठीक है, तो लोग इसको 40 पीस खरीद रहे हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए ये वस्तु का दाम 20 रुपये से बढ़ के 50 रुपया हो गया, तो क्या 40 का 40 खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, इसको कम कर देंगे, है ना, 20 पीस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि लोग अपना स्थिति संभाल के रखता है, ठीक है, लोग उतना ही खर्चा करना चाहता है जितना उसका सैलरी हो, जितना उसका आय हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से वो खर्च करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि पैमाने के प्रतिफल नियम की व्याख्या करें। क्वेश्चन क्या है? पैमाने के प्रतिफल नियम की व्याख्या करें कि आखिर हम लोग पैमाने के प्रतिफल नियम कहते किसको हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें पैमाने के प्रतिफल नियम को, तो इसको इंग्लिश में जो है ना लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल। लेकिन देखिए, इसको तो इंग्लिश में ये चीज़ कहा जाता है, लेकिन क्या आपको वहाँ पे इंग्लिश में पूछेगा क्या? नहीं, आपको पूछेगा कि बताइए हमको कि पैमाने के प्रतिफल नियम हम लोग कहते किसको है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर आपको एग्जामिनेशन में जो है ना वो किस प्रकार से आंसर को लिखना है, और एकदम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाया जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ सेमेस्टर 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे का तैयारी मैं करवा रहा हूँ, जिसका लिंक जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के भी आई क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय ना आपको PDF डायरेक्टली मैं वहीं पे भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें पैमाने के प्रतिफल नियम को, है ना, तो देखिए कहा गया है कि उत्पादन के सभी साधनों में एक साथ अनुपातिक परिवर्तन किया जाए तो इस पैमाने में परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उत्पादन के सभी साधन मीन्स जब कोई व्यापार स्थापित करता है, ठीक है, मीन्स कोई अपना अगर व्यवसाय स्थापित करता है तो उसमें क्या करता है, उत्पादन करने का जितना भी साधन होता है ना, उसमें क्या करता है, अगर वो परिवर्तन करता है, उसमें अगर वो परिवर्तन करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पैमाने में परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैमाने में परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया था, एक फैक्ट्री चालू किया जो 1 एकड़ में था, तो वहाँ पे मैं 100 प्लेट को बना रहा था, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो 1 एकड़ का जो जमीन था उसको मैं 3 एकड़ में कर देता हूँ, तो क्या मेरा जो प्रॉफिट था उतना ही बनेगा? नहीं। मेरा जो सामान था उतना ही बनेगा? नहीं, वो सामान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि उत्पादन के सभी साधनों में एक साथ अनुपातिक परिवर्तन किया जाता है तो इसे पैमाने के परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप उत्पत्ति में मीन्स उसका जो उत्पत्ति निकलता है उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। मीन्स उससे जो हमारा इफेक्ट पहुंचता है, उससे जो हमारा क्या होता है, परिवर्तन जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि 1 एकड़ जमीन में मान लीजिए मैं 100 प्लेट बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर 5 एकड़ जमीन में खरीद लूंगा क्या फिर से मेरा 100 ही प्लेट बनेगा? नहीं। मान लीजिए 1 एकड़ जमीन में मेरा 10 लोग काम करता था, तो 5 एकड़ जमीन में मैं क्या 10 ही लोग को रखूंगा? नहीं, मैं 20 लोग को रखूंगा, ठीक है। तो जहाँ पे वहाँ पे 100 प्लेट बनता था, यहाँ पे 500 प्लेट बनेगा, है ना। तो मुझे फायदा हुआ कि नहीं? हाँ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए, कहा जाता है कि प्रोफेसर कौलसुआनी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? देखिए बताया गया है कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध
सभी साधनों में समान अनुपात से होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से, मीन्स बताया गया ना, पैमाने का प्रतिफल नियम हम लोग किसको कहते हैं, तो इसका संबंध जो है ना उसमें से है कि साधनों में, साधन कहने का मतलब है कि उत्पादन का जितने भी साधन होता है उसमें से क्या करते हैं हम लोग, समान रूप से क्या करते हैं, जब परिवर्तन लाते हैं ना, क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, और वो परिवर्तन से क्या होता है, उत्पादन में जो परिवर्तन होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिर हम लोग पैमाने के प्रतिफल नियम कहते किसको है ना। अब देखिए क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया था कि आखिर पैमाने के प्रतिफल नियम किसको कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए अगर बात किया जाए पैमाने के प्रतिफल नियम का, है ना, तो बताया जाता है कि पैमाने के प्रतिफल नियम 3 नियम है, पैमाने के प्रतिफल के 3 नियम है जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया। मीन्स ये जो है ना 3 नियम से बनता है, पैमाने का प्रतिफल नियम जो है ना 3 नियम क्या है, जैसा कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे बताया गया आपको 3। पहला है पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम। दूसरा क्या है, पैमाने में स्थिर प्रतिफल का नियम। और तीसरा है पैमाने में घटते प्रतिफल का नियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मैंने 1 एकड़ में बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो मेरा 100 प्लेट बन रहा था, और उसके बाद मैंने क्या किया, जब 5 एकड़ किया ना तो उसके लिए मैंने मजदूर भी बढ़ाया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसमें पहली बार तो मुझे क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ, ठीक है, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि मुझे बराबर बराबर का फायदा हुआ, और बाद में ऐसा समय आया ना कि मुझे फायदा ही नहीं होने लगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी समस्याएं आएगी, है ना। तो पहला समस्या ये आएगा कि आप जितना मान लीजिए अगर 10% उसमें से अधिक लगाए हैं ना तो आपको 15% प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर मान लीजिए दूसरा में होगा कि जब आप ऐसा समय आएगा आपके पास कि 10% आप प्रॉफिट की लगाए हैं तो आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग को 3 नियम पढ़ना है, पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम, और तीसरा पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर पैमाने में बढ़ती प्रतिफल का नियम हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि जब उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि किया जाता है, उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो इस पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहा जाता है। जैसे बना जाता है कि मान लीजिए कोई उत्पादन का साधन है, कोई फैक्ट्री है, कोई पूंजी है, ठीक है, कोई साधन है, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, उसके अनुपात में वृद्धि कर रहे हैं। जैसे कि मैंने 10% का यहाँ पे वृद्धि किया, 10% का वृद्धि किया तो उसके उत्पादन में क्या हो रहा है, अधिक वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ बोला है उत्पादन में क्या हो रहा है, देखिए 15% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10% लगाया लेकिन वृद्धि कितना हो रहा है, 15% लगाया, ठीक है, 15% हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम। जैसे कि मैंने 10% का जैसे 10% मैंने लगाया, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, मुझे 15% मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे यदि मान लीजिए कि 10% की वृद्धि करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पैमाने में जो है ना, जैसे कोई साधन है, ठीक है, तो उसमें 10% की अगर वृद्धि करते हैं, ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे उत्पादन में जो है ना 15% की वृद्धि हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने फैक्ट्री चालू किया, ठीक है, तो फैक्ट्री चालू किया 1 एकड़ में था, उसको मैंने 10% बढ़ा करके 2 एकड़ कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, जहाँ पे मुझे 10% का वृद्धि होता था वहाँ पे मुझे 15% का वृद्धि होने लगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे तो 0 था, ये क्या है, 0 O है, ठीक है। देखिए पहले क्या हुआ कि ये F और FQ था, मुझे इतना मतलब मैंने ये लगाया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने तो 10% लगाया, ठीक है, 10% लगाया तो मुझे ये तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे ये इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखिए मैंने 10% लगाया था तो मुझे 15% का प्रॉफिट हुआ था। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको जैसे जैसे बताया कि वैसे तो छाप देना वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए दूसरा जो बात आता है, दूसरा जो नियम है वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम। क्या है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम। कहा जाता है कि जब उत्पादन के सभी साधनों की इकाइयों को, उत्पादन के जितने भी साधन हैं उसके इकाइयों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, और उसके बढ़ाए जाने पर क्या होता है, उत्पादन में उसी अनुपात से वृद्धि होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपने फैक्ट्री में जो है 10% का वृद्धि किया,
अपने फैक्ट्री में क्या किया, अपने पूंजी में जो है ना 10% का वृद्धि किया, तो जो मेरा जो उत्पादन हो रहा है उस पर भी क्या हो रहा है, मात्र 10% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने में स्थिर, मीन्स आपका ना वृद्धि हो रहा है और ना घाटा हो रहा है। ठीक है, बराबर बराबर में है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण के तरीके से कि यदि हम उत्पादन के साधनों में 10% की वृद्धि करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप 10% का बढ़ जाता है, मीन्स हमारा उत्पादन जो क्या होता है 10% बढ़ जाता है, तो इसे हम लोग पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं कि ना हम लोग इससे फायदा होता है और ना घाटा होता है। ठीक है, हम लोग बराबर बराबर में रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी डायग्राम है आपका, है ना, कि हम लोग क्या किए थे, 10% का वृद्धि किए, है ना, 10% का जब वृद्धि किए, पहले हमारा ये था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसमें 10% का वृद्धि किया। ठीक है, लेकिन 10% का वृद्धि करने के बावजूद भी जो है ना क्या होता है, हमको कोई फायदा नहीं होता है। मतलब 10% का वृद्धि किया तो वही 10% का हम लोग को क्या होता है, लाभ होता है। मैंने साधन में 10% का वृद्धि किया, ठीक है, तो उत्पादन भी में हमारा 10% का मुनाफा होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इक्वल इक्वल में रहना। ठीक है, ना आपको फायदा हो रहा है ना घाटा हो रहा है, बराबर बराबर में है, तो इसी को हम लोग पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। अब देखिए तीसरा जो बात आता है, तीसरा है पैमाने में घटते प्रतिफल का नियम, कि आपने 10 रुपया का निवेश किया और आपका 10 रुपया ना करके 8 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है ना। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ बोला गया है कि जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है, तो उससे पैमाने का हर असमान या तो मतलब क्या होता है, उसको घटता हुआ प्रतिफल का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका श्रम है, आपका पूंजी है, ठीक है, आपका व्यापार है, आपका व्यवसाय है, उसमें से आप क्या करते हैं, 10% का निवेश करते हैं, 10% का आप लागत करते हैं। ठीक है, लेकिन 10% का लागत करने के बाद आपका जो मुनाफा जो होता है, आपका उत्पादन जो होता है मात्र 5% का होता है। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, उससे घाटा हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घटता हुआ प्रतिफल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के तरीके से समझिएगा कि यहाँ हम पैमाने में 10% की वृद्धि करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने पैमाने में अपना जो फैक्ट्री है, अपना जो व्यवसाय है, उसमें 10% का वृद्धि की है। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसका परिणाम स्वरूप जो है उत्पादन में मुझे 5% की वृद्धि हुई, मात्र 5% का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर जो है ना उत्पादन का अनुपात जो है ना वो घट रहा है। उत्पादन का अनुपात क्या हो रहा है, घट रहा है। जहाँ पे पहले 15% था वहाँ पे भी घट के कितना आ गया, मात्र 5% आ गया। अतः यही पैमाने को हम लोग घटते प्रतिफल के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आपका ये घट रहा है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, ये साधन है, ये क्या है, साधन। ठीक है, अब साधन क्या था, यहाँ पे पहले जो था इतना ही था, आपका साधन इतना ही था, है ना, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, साधन में 10% का वृद्धि किया, साधन में 10% का वृद्धि किया, लेकिन 10% वृद्धि करने के बाद जो है ना हमारा उत्पादन क्या हो रहा है, मात्र 5% का वृद्धि कर रहा है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पैमाने के प्रतिफल नियम के क्वेश्चंस को कंप्लीटली जान गए। ठीक है, कि किसको हम लोग पैमाने के नियम कहते हैं और पैमाने के प्रतिफल नियम कहते हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या नियम थे वो भी हम लोग क्या कर लिए, एकदम क्लियरली समझ गए। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होने वाला है उत्पादन फलन। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्पादन फलन से जो है ना एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, चाहे वो सेमेस्टर 1 का हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, मींस कहीं भी आपको ये क्वेश्चन पूछे, हर जगह आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उत्पादन फलन से क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो देखिए अगर उत्पादन फलन से क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उत्पादन फलन के थ्रू से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्पादन फलन का क्या तात्पर्य है, कि उत्पादन फलन हम लोग आखिर कहते हैं किसको है। उसके साथ साथ कॉफ डगलस उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए कि कॉफ डगलस उत्पादन फलन क्या है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक लिया गया, ये जो क्वेश्चन लिया गया, वो कौन सा टॉपिक से लिया गया, उत्पादन फलन से लिया गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर उत्पादन फलन हम लोग किसको कहते हैं, है ना। अगर हम लोग उत्पादन फलन समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन को जो है ना बड़े इजी तरीके से, आसानी तरीके से इसको तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उत्पादन फलन हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों उत्पादन फलन का, तो उत्पादन फलन जो है ना उसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग इसको अंग्रेजी में जान गए, ठीक है, कि अंग्रेजी में इसको प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका परिभाषा क्या होगा, है ना, इसका परिभाषा क्या होगा। ठीक है, तो बड़े ही इजी तरीके से मैं इसका परिभाषा बताने वाला हूं। ठीक दोस्तों,
इस तरीके से बता दूंगा कि आप जिंदगी में इसको कभी भूलोगे नहीं। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। अब देखिए बातें अगर आती है उत्पादन फलन, तो देखिए उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन के साधन, ठीक है, और फलन का मतलब होता है उसका फल। जैसा कि मान लीजिए कि मैं एक किसान हूं, मैं क्या हूं, एक किसान हूं, ठीक है, मैं एक किसान हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, धान को बो रहा हूं, ठीक है, मैं इसमें धान लगा रहा हूं अपने खेतों में, ठीक है। तो धान लगाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या साधन चाहिए, तो भूमि चाहिए। धान अगर मैं लगाना चाहता हूं तो मेरे को क्या क्या चाहिए, भूमि चाहिए, ठीक है, श्रम चाहिए, मेहनत भी करना पड़ेगा, उसके लिए पूंजी भी लगाना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, जैसे मान लीजिए मैं धान लगा रहा हूं तो धान खरीदना पड़ेगा कि मुझे नहीं खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए पूंजी भी लगाना पड़ेगा, साहस भी, जोर भी देना पड़ेगा, और सब लोग को मिल करके कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोला गया कि कुछ चीज का उत्पादन करने के लिए जो है ना, जो साधन का जरूरत होता है, ठीक है, तो ये साधन है ना, उत्पादन के साधन हो गए, ठीक है। उत्पादन के साधन के बाद, मीन्स उत्पादन के साधन के बाद हमें जो उत्पादन प्राप्त होती है, उत्पादन का जो फल प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। मीन्स कहा गया है कि उत्पादन के साधन और उत्पादन में जो संबंध व्यवस्थित होता है उसी को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। आप सीधा समझिएगा कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, मीन्स हम लोग जो उत्पादन के साधन लगाते हैं उससे जो हम लोगों को उत्पादन प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। यहां तक तो आप समझ गए होंगे क्लियरली कि आखिर उत्पादन फलन हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि आखिर आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है ना। तो दोस्तों एग्जामिनेशन में स्टार्ट करना है उत्पादन फलन का अर्थ से। किससे, उत्पादन फलन का अर्थ से, ठीक है। और आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लिखते जाना है, ठीक है, ताकि जो टीचर रहेगा ना उसका जो अट्रैक्शन है वो तुरंत आपके क्वेश्चंस पे जाए, ठीक है, और उसको लगे कि हाँ बच्चा के पास नॉलेज है, ठीक है। इसलिए आपको हिंदी भी और इंग्लिश भी लिखते जाना है ना। आपको लिखना उत्पादन फलन का अर्थ। हम लोग जानेंगे कि उत्पादन फलन का अर्थ क्या होता है, कि मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। आपको इस प्रकार से लिखना है कि उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन के बीच क्रियात्मक या फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहता है। वही मैंने आपको बताया कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, है ना, और उत्पादन के बीच, उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कहा गया कि वर्तमान अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जिन घटकों का प्रयोग होता है उसे उत्पादन के साधन अर्थात आदान या पड़त कहा जाता है। मीन्स कहा गया है कि मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था है, अगर आप कोई कुछ चीज का उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उत्पादन करना चाहते हैं तो उत्पादन के लिए आपको वस्तु भी तो चाहिए, है ना। तो वही कहा गया कि कोई वस्तु का अगर आप उत्पादन के लिए जिन घटकों का प्रयोग हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, धान लगा रहा हूँ, धान की खेती कर रहा हूँ, ठीक है। तो धान की खेती करने के लिए क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली धान मैं ले आऊंगा तो हो जाएगा क्या, नहीं, ठीक है। उसके लिए मुझे खेत भी तो चाहिए, मैं आखिर लगाऊंगा कहाँ पे, है ना। उसके बाद मुझे कुछ क्या बोलते हैं, मेहनत भी तो चाहिए, मेहनत भी तो लगाना पड़ेगा, मजदूरी लगाना पड़ेगा, लोगों को लगाना पड़ेगा धान लगाने के लिए, कि नहीं लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा। तो वही कहा गया कि किसी भी वस्तु का उत्पादन के लिए जिन घटकों का प्रयोग होता है, जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है, जिन साधनों का प्रयोग होता है उसी को हम लोग उत्पादन के साधन कहते हैं, ठीक है। उसको क्या क्या कहा जाता है, तो उसको जो है ना यदा कहा जाता है, आदान कहा जाता है और पड़त कहा जाता है, जिसको हम लोग इनपुट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे कहा गया कि इन साधन में क्या क्या हम लोग को जरूरत पड़ता है, तो भूमि का जरूरत पड़ता है, श्रम का जरूरत पड़ता है, पूंजी का जरूरत पड़ता है, संगठन का जरूरत पड़ता है, साहस का। भूमि का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैं खेती करना चाह रहा हूं तो मुझे भूमि का टुकड़ा चाहिए, जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ। फिर श्रम का मतलब मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, फिर पूंजी पैसा भी लगाना पड़ेगा उसमें, संगठन का मतलब मिलकर हम लोग को कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और साहस रखना पड़ेगा कि हाँ इसका मतलब जब खेती कर रहा हूं तो इससे मुझे फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो वही कहा गया कि मान लीजिए कुछ चीजों का आप उत्पादन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या साधन चाहिए, तो भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन चाहिए और साहस चाहिए, है ना। आगे कहा गया कि इन प्रयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे प्रदा कहते हैं। मीन्स कहा गया ना कि ये सब जो साधन लगते हैं, साधन का जब प्रयोग होता है तो इन साधनों से जो हम लोगों को उत्पादन प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदा कहते हैं, उत्पादन कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। उत्पाद का फलन कहते हैं, मीन्स फल कहते हैं, जो उत्पाद से हम लोग को फल प्राप्त हुआ उसी को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कहा गया पॉइंट में आपको कि उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में हमें भूमि,
श्रम, पूंजी आदि ऐसे साधन चाहिए। मीन्स कहा क्या ना कि उत्पादन फलन हमको ये बताता है ना कि कोई भी वस्तु के उत्पादन के लिए जो है ना हम लोगों को क्या क्या चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए आदि ऐसे साधन चाहिए, है ना। इन्हीं साधनों के मात्रा पर उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा निर्भर करती है और यही सब साधन के मात्रा पर जो है ना वस्तु का उत्पादन भी निर्भर करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने धान की खेती किया, ठीक है, क्या किया, धान की खेती किया। अब मैंने 1 एकड़ में धान का खेती किया तो क्या मेरा 5 एकड़ में धान का खेती हो जाएगा क्या? नहीं। मैं अगर 5 व्यक्तियों को काम करने के लिए रखा, ठीक है, तो उसी के अनुसार से मुझे क्या मिलेगा, फल मिलेगा। मैंने 1 एकड़ में धान को लगाया तो उसी के अनुसार से मुझे क्या मिलेगा, फल मिलेगा। कि ज्यादा मिलेगा? नहीं। तो वही कहा गया कि जिस हिसाब से आप वस्तु के उत्पादन में जो साधन लगाते हैं उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, वस्तु के उत्पादन की मात्रा मिलेगी, ठीक है। आगे कहा गया है कि यही साधन तथा उत्पादन के बीच संबंध को अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहते हैं। और वही कहा गया है कि यही साधन, उत्पादन के जो साधन है और उत्पादन के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम लोग अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि आखिर उत्पादन फलन होता क्या है और उत्पादन फलन हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करें मेजर 1 इकोनॉमिक्स का, तो मेजर 1 इकोनॉमिक्स का दोस्तों आपको तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है, इस चैनल पे करवाया जा रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ और क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है, और एग्जामिनेशन से पहले जो है ना सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। बस आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, आपको सपोर्ट करते रहना, ठीक है। बड़े इजी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा जो आप लोगों के लिए नेसेसरी रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगला पॉइंट में कहा गया है कि उत्पादन फलन यह भी बताता है कि एक दी हुई तकनीक, विधि एवं प्रबंध योग्यता के द्वारा उत्पादक अदाओं के विभिन्न संयोगों से उत्पादन की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। देखिए कहा गया है कि उत्पादन फलन यह भी बताता है ना, उत्पादन फलन हम लोग को यह बताता है कि उत्पादन के लिए दी गई तकनीकों का, जैसे मान लीजिए मैंने उत्पादन के लिए, ठीक है, धान को रोपाई के लिए जो है ना एक मशीन लागू कर दिया, ठीक है, एक मशीन चला दिया, ठीक है। अब जैसे जो अगर कोई व्यक्ति उसमें काम करेगा, अगर कोई व्यक्ति धान बोएगा और एक मशीन धान बोएगा तो जल्दी कौन करेगा, एक मशीन करेगा। तो वही कहा गया कि मैंने जो उत्पादन के लिए जो तकनीक दिया, जो योग्यता दिया, ठीक है, उससे हम लोगों को पता चलता है कि उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी। इसी को हम लोग उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। सरल भाषा में अगर हम लोग कहें तो आदाओं मीन्स इनपुट जो हम लोग को प्राप्त होता है और प्रदाओं के मध्य जो तकनीकी एवं भौतिक संबंध होता है उसी को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। मीन्स उत्पादन के साधन का प्रयोग करके जो हम लोग को उत्पादन प्राप्त होता है उसी को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। तो यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब देखिए बातें यहां पे आती है कि उत्पादन फलन की परिभाषा, कि उत्पादन फलन की क्या परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है कि सैमुअल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि उत्पादन फलन वह तकनीकी संबंध है जो उत्पत्ति की विशेष साधनों के प्रत्येक समूह द्वारा उत्पादित कर सकने वाले अधिकतम उत्पादन की मात्रा को बताता है, ठीक है। मीन्स उत्पादन फलन वह तकनीक होता है दोस्तों जो क्या करता है, उत्पादन के साधनों के साथ में जो है ना उत्पत्ति की मात्रा को बताता है कि उत्पादन के साधन आप क्या लगाए हैं और उससे आपको कितनी मात्रा में जो है ना क्या प्राप्त होगा, उत्पादन प्राप्त होगा। इसी को हम लोग उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। और यह जो है एक निर्धारित तकनीकी ज्ञान के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसके बारे में? उत्पादन फलन के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया था ना कि कॉफ डगलस उत्पादन फलन, कि आप कॉफ डगलस उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए। तो आखिर कॉफ डगलस उत्पादन फलन है क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कॉफ डगलस उत्पादन फलन जो है ना ये एक क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। कैसे है? तो देखिए कहा गया है कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन सिस्टम है ना, इस उत्पादन फलन को कॉफ और डगलस नामक 2 अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया था। मीन्स ये जो कौन सा उत्पादन फलन जो है ना उसको जो है ना 2 व्यक्ति, 2 अर्थशास्त्री जो थे कॉफ और डगलस, इन्होंने क्या किया था, उत्पादन फलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉफ डगलस का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। मीन्स ये जो उत्पादन फलन का सिद्धांत है उसको कॉफ डगलस का उत्पादन फलन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉफ और डगलस ने मिल करके जो है ना ये उत्पादन फलन को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। इसलिए इसको कॉफ और डगलस नामक उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
अब देखिए बातें यहाँ पे आती है कि उत्पादन फलन की विशेषताएं, कि आखिर उत्पादन फलन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है ना। तो उत्पादन फलन की पहली विशेषताएं ये है कि उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन की मात्रा के बीच भौतिक एवं तकनीकी संबंध बताता है। कि उत्पादन फलन क्या कहता है कि उत्पादन के जो साधन है और उत्पादन की जो मात्रा होगी उसके बीच में भौतिक और तकनीकी संबंध बताता है कि आखिर उत्पादन के क्या क्या साधन है और उत्पादन के साधन के साथ में जो है ना उत्पादन की क्या मात्रा होगी। अगर हम लोग उत्पादन के साधन बढ़िया लगाए होंगे तो हम लोग को बढ़िया मात्रा में उत्पादन की प्राप्ति होगी, अगर खराब लगाए होंगे तो खराब मात्रा में प्राप्त होगी, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने धान की रोपाई के लिए एक व्यक्ति को लगाया तो उसी के अनुसार से मुझे फल प्राप्ति होगी। अगर मैंने 5 व्यक्ति को लगाकर जल्दी जल्दी हो जाएगा वो काम, है ना। फिर देखिए दूसरा कहा गया कि उत्पादन फलन का संबंध समय की एक इकाई से होता है। उत्पादन फलन का संबंध जो होता है ना समय की इकाई से भी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहा गया कि उत्पादन फलन में साधनों को विभाजनीय एवं परिवर्तनशील माने जाता है, ठीक है। मीन्स कहा गया जाता है ना कि उत्पादन फलन में जो है ना जो साधन होते हैं उसको विभाजनीय मीन्स उसको बांटा भी जा सकता है या तो फिर उसको परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने धान रोपने के लिए मशीन लगाया और व्यक्तियों को लगाया, ठीक है। मुझे लगा कि नहीं व्यक्ति लोग जो है ना बहुत धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं तो मैंने व्यक्तियों को हटा करके और वहां पे क्या लगा दिया, मशीन को लगा दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तनशील नियम भी कहते हैं, ठीक है। मतलब उत्पादन की फल के लिए, उत्पादन की अधिक प्राप्ति के लिए हम लोग जो परिवर्तन करेंगे उसको हम लोग परिवर्तनशील उत्पादन फलन भी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया कि उत्पादन फलन को गणितीय रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उत्पादन फलन जो है ना उसको गणितीय रूप में भी क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया 5वां में आपको कि उत्पादन फलन में साधनों एवं उत्पादन की कीमतों का समावेश नहीं किया जाता। उत्पादन फलन जो होता है ना उसमें साधनों और उत्पादन की कीमत का समावेश नहीं किया जाता। मीन्स ये नहीं बताया जाता है कि उत्पादन के साधन में क्या कीमत लगा और उत्पादन के मात्रा में क्या कीमत लगा, ठीक है। वो सबसे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको मतलब किसी से तो उत्पादन के फलन में जो साधन लगे थे, ठीक है, और उत्पादन की जो मात्रा हुई उसमें इसका संबंध है, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है एकाधिकार क्या है। क्वेश्चन क्या है, एकाधिकार क्या है और एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अभी मेजर 1 इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके तहत जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे मेजर 1 इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन मैंने करवाया है कुछ क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन बच गया वो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर हम लोग एकाधिकार को समझ जाएंगे ना तो इससे ये जो क्वेश्चन बना हुआ है वो क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, कि एकाधिकार हम लोग कहते हैं किसको, है ना। अब देखिए अगर हम एकाधिकार की बात करते हैं तो एकाधिकार 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ। एकाधिकार जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। कौन सा, तो एक और अधिकार। कौन सा, एक और अधिकार, ये 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब जानने का प्रयास करें तो दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों मिलकर के क्या बनता है, एक का अधिकार। मीन्स वैसा बाजार जिसमें एक ही व्यक्ति का जो है ना क्या रहता है, अधिकार रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार। आप बोलिएगा कि सर अभी समझ में नहीं आया, समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि एकाधिकार जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ। कौन सा, एक प्लस अधिकार, जिसका मतलब हो गया एक का अधिकार, जिसमें एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है। अब देखिए आगे कहा गया कि एकाधिकार को जो है ना इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मोनोपोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोपोली कहा जाता है। किसको, एकाधिकार को। पूछेगा कि एकाधिकार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो मोनोपोली जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा कि एकाधिकार शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द मोनोस तथा पोलोस से हुआ, ठीक है। अगर एकाधिकार शब्द की उद्भव की बात करें, उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति जो है एक ग्रीक शब्द, कहां से, ग्रीक शब्द मोनस और पोलोस से हुआ है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है अकेला विक्रेता। मीन्स पूरे बाजार का अकेला विक्रेता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए अब हम लोग जानेंगे इसके परिभाषाओं को, इसके एकाधिकार के परिभाषा को, कि आखिर एकाधिकार का परिभाषा होता क्या है। अगर हम एकाधिकार की परिभाषा को समझ जाते हैं ना, दैट मीन्स ये पूरे क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसका परिभाषा होगा कि एकाधिकार वह बाजार है जहां विक्रेता एक ही हो परंतु क्रेता जो है ना बहुत सारे हो। मीन्स कहा गया है कि एकाधिकार वैसा बाजार होता है जहां पे बेचने वाला, कोई सामान को बेचने वाला एक ही हो
लेकिन उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग हो, है ना। तथा इस बाजार में एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार। कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, मैं क्या हूँ, दुकानदार हूँ, मैं आपके एग्जामिनेशन के लिए विद्या गैस पेपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने आपके एग्जामिनेशन के लिए विद्या गैस पेपर बनाया ना, तो उसमें मैंने अपना प्रकाशन का नाम लिख दिया, ठीक है। अब प्रकाशन का नाम लिखने के बाद क्या है कि मेरे सिवा ये किताब कोई और बना सकता नहीं है, मीन्स ये किताब पे जो ना पूरा पूरा हक किसका हो गया, मेरा हो गया, ठीक है। तो वही कहा गया है कि एकाधिकार वह बाजार है जहां विक्रेता बस एक ही होना चाहिए, ठीक है। और क्रेता, जैसे मैंने किताब बना दिया, ठीक है, और आप लोग क्या हो गए, क्रेता हो गए। आप लोग क्या कर रहे हो, सब खरीद रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या आप लोग वही किताब को बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो, क्योंकि इस पे पूरा पूरा अधिकार किसका है, मेरा है ना। तो वही कहा गया है कि एकाधिकार वह बाजार है जहां विक्रेता केवल एक ही हो, परंतु क्रेता मतलब उसको खरीदने वाले जो है ना बहुत सारे हो। तथा इस बाजार में जो है ना एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इस बाजार में मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही वस्तु का उत्पादन कर रहा हूँ, किस चीज का, विद्या गैस पेपर का, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कहा गया कि जब किसी बाजार में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन एवं वितरण पर एक ही व्यक्ति या कंपनी का अधिकार होता है, तो बाजार की स्थिति को एकाधिकार कहा जाता है। फिर से देखिए, कहा गया इसका परिभाषा में कि जब किसी बाजार में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन एवं वितरण पर, किसी वस्तु मतलब समझ रहे हैं, हाँ, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में, उसको उपजाने के लिए, ठीक है, और उसको बांटने के लिए, बेचने के लिए उस पर एक ही व्यक्ति का या तो एक ही कंपनी का अधिकार होता है, तो उस बाजार की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। देखिए, कहा गया कि व्यापार में अधिक समय तक अधिक लाभ कमाने के लिए एकाधिकार की नीति अपनाई जाती है। और बाजार में जो है ना, व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए जो है ना क्या किया जाता है, एकाधिकार की नीति अपनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये एकाधिकार का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका विश्वविद्यालय जो है, आपका विश्वविद्यालय विनोबा भावे जो है, आपकी कक्षा के लिए विद्या गैस का एक पुस्तक जो है ना आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में जोड़ देता है। आपके कक्षा के लिए सेमेस्टर 1 के लिए क्या करता है, विद्या गैस का एक पुस्तक बोल देता है कि आपको ये पढ़ना है, निश्चित पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। अब क्या होता है कि साथ ही इसको छापने तथा बेचने का पूरा अधिकार जो है ना एक ही प्रकाशन को दे देता है, ठीक है। अब इसको छापने का, विद्या गैस पेपर को छापने का एक ही व्यक्ति को जो ना अधिकार दे देता है कि क्या करना, आप ही को छापना है इसको और आप ही को बेचना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि प्रकाशक जो है ना उस पुस्तक का मूल्य अपने इच्छा अनुसार से रखता है। प्रकाशक जो है जब उसको बना रहा है किताब, जब, ठीक है, जो व्यक्ति किताब को बना रहा है वो क्या करेगा, उस पुस्तक का मूल्य जो है ना, रेट जो है ना अपने अनुसार से रखेगा, अपने इच्छा के अनुसार से रखेगा, ठीक है। और इस पुस्तक का प्रकाशन अन्य दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकते, ठीक है। जब वो पुस्तक को बना रहा है और वो पुस्तक पे उसको अधिकार हो गया ना, तो वो पुस्तक जो है ना कोई और व्यक्ति बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है, ठीक है। और अन्य बुक आप ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वही पुस्तक जो है आपके सिलेबस में है, तो वही किताब आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहा गया कि प्रकाशक उस पुस्तक का मूल्य अपने इच्छा अनुसार से रखता है। इस पुस्तक का प्रकाशन अन्य दूसरे प्रकाशक नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई दूसरी विद्या गैस की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ठीक है। और ना ही कोई व्यक्ति जो है ना विद्या गैस की दूसरी पुस्तक बाजार में बेच सकता है, ठीक है। विद्यार्थियों को यह पुस्तक उस प्रकाशक से ही मिल सकती है, अन्य दूसरा प्रकाशक इस प्रकाशक की प्रतियोगिता भी नहीं कर सकता। मीन्स कहा गया ना कि विद्यार्थियों को जो है या पुस्तक में, कौन सा पुस्तक, विद्या गैस का जो पुस्तक है वो उसी के थ्रू से मिल सकता है, किसके थ्रू से, जो इसको बनाया है, जो प्रकाशक इसको बनाया है, ठीक है। और दूसरा विद्या गैस इसके बाजार में आ भी सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार। मीन्स पूरे विद्या गैस पेपर पे किसका अधिकार हो गया, वो प्रकाशक का अधिकार हो गया, ठीक है। उसको बेचने के लिए, ठीक है, पूरा अधिकार किसका हो गया, तो उसके प्रकाशक का, विद्या गैस के प्रकाशक का अधिकार हो गया। और ऐसा कहा गया कि विद्या गैस जो है दूसरा कोई बना सकता नहीं है। इसी को हम लोग एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि एकाधिकार की विशेषताएं, कि आखिर एकाधिकार की क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। तो देखिए, एकाधिकार की विशेषताएं, सबसे पहले इसका विशेषता होता है कि इसमें विक्रेता जो होता है ना केवल एक होता है, मीन्स बेचने वाला कोई एक होता है, आपका कोई कंपटीशन नहीं कर सकता उसमें, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने विद्या गैस बनाया, तो ऐसा नहीं है कि आप भी बना रहे, वो भी बना रहा, वो भी बना रहा, नहीं,
अब आप केवल बस आप ही हो, ठीक है, आप ही क्या करे, वहां के राजा हो, आप ही वहां पे सारे कुछ बेच रहे हो, ठीक है। अब बेचने वाले सिर्फ आप ही हो, लेकिन खरीदने वाले क्या है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो वही कहा गया कि एकाधिकार की स्थिति में वस्तु या सेवा का उत्पादक जो है ना केवल एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी करती है, उसी को हम लोग एकाधिकार कहते हैं। ये इसका पहला विशेषता है, ठीक है। फिर देखिए इसका दूसरा विशेषता क्या है कि वस्तु या सेवा के निकटतम विकल्प का अभाव। इसमें क्या होता है कि वस्तु और सेवा के निकटतम विकल्प का अभाव होता है। कैसे? देखिए कहा गया कि एकाधिकार की स्थिति तब निर्मित होती है जब वस्तु या सेवा का कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध ना हो। मिस कहा गया ना कि एकाधिकार की स्थिति जो है ना तब निर्मित होती है, तब आता है जब कोई वस्तु या सेवा का कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे विद्या गैस पेपर चालू किया, ठीक है, विद्या गैस पेपर बेचना चालू किया, या तो मैंने यहाँ पे राशन का सामान बेचना चालू किया, लेकिन मेरे गांव में जो है ना कहीं भी राशन मिलता नहीं है, ठीक है। अब मैं मान लीजिए मेरे गांव में कहीं भी राशन नहीं मिलता है, तो लोग क्या करेंगे, मेरे पास ही खरीदने के लिए आएंगे। तो मैं उस समय क्या करूंगा, जैसे मन करेगा वैसे वहां पर रेट लगा करके अपने सामानों को बेचूंगा, क्योंकि विक्रेता केवल क्या है, मैं ही हूँ, अकेला विक्रेता हूँ। तो मैं जैसे चाहूंगा वैसे वहां पे क्या करूंगा, बेचूंगा। तो वही कहा गया कि एकाधिकार की स्थिति तब निर्मित हो जाती है जब वस्तु या सेवा का निकटतम विकल्प उपलब्ध ना हो, लोगों के पास कोई विकल्प ही मौजूद नहीं होगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए विकल्प है भी, अगर विकल्प उपलब्ध है भी और उसके सामान की गुणवत्ता जो है ना वो अच्छी नहीं है और उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, तब भी एकाधिकार की स्थिति निर्मित हो जाती है। तब भी लोग जो है ना आप ही के पास सामान खरीदने के लिए आएंगे। मान लीजिए आपके गांव में दूसरा दुकान है भी, ठीक है, लेकिन उसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, उसका सामान अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या लोग उसके पास जाएंगे खरीदने के लिए? नहीं जाएंगे। उस समय भी लोग क्या करेंगे, आप ही के पास सामान खरीदने के लिए आएंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। उस समय भी जो है ना एकाधिकार की स्थिति निर्मित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा इसका विशेषता है कि मीन्स एकाधिकार का जो होता है ना, मीन्स एकाधिकार जो है बाजार की वैसी स्थिति होती है जहां पे व्यापारी या कंपनी जो है ना अधिक से अधिक क्या कमाना चाहती है, लाभ कमाती है। यहाँ पे जो है जो अधिकारी होता है, जो व्यापारी होता है, जो कंपनी होता है, वो हमेशा जो है ना अधिक से अधिक क्या कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो इसका तीसरा विशेषता हो गया कि अधिकतम लाभ कमाना। फिर देखिए चौथा इसका विशेषता क्या है, चौथा विशेषता है नए उत्पादक एवं प्रवेशों में बाधाएं, ठीक है। देखिए कहा गया है कि एकाधिकार की स्थिति में कोई नया उत्पादक बाजार में आसानी से अपनी वस्तु या सेवा को नहीं बेच सकता। मीन्स कहा गया ना कि मान लीजिए एकाधिकार की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, मेरे गांव में बनी हुई है, ठीक है, तो क्या दूसरा व्यक्ति अगर चालू करेगा दुकान को तो क्या वो तुरंत अपनी दुकान जमा लेगा? नहीं, उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इस स्थिति में नए उत्पादक को घाटा भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए जो है ना इस स्थिति में क्या होगा, जो नए उत्पादक होंगे, जो नया व्यापारी होगा, उसको घाटा भी झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको ये जो है ना एकाधिकार का विशेषता है। फिर देखिए पांचवा इसका विशेषता मूल्य नियंत्रण। क्या है? मूल्य नियंत्रण। जैसा कहने का मतलब है कि आप वहां के राजा हैं, ठीक है, आप वहां के राजा हैं, क्योंकि आपके गांव में कोई दुकान वगैरह है नहीं, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने अनुसार से राज कीजिएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ दाम बढ़ा देना चाहिए तो आप दाम बढ़ा दीजिए, आपको लगेगा कि हाँ दाम घटा देना चाहिए तो दाम घटा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके गाँव में जो है किसी का दुकान है ही नहीं, है ना। और जब किसी का दुकान है ही नहीं तो लोग मजबूरन क्या करेंगे, आप ही के पास खरीदने के लिए आएंगे, ठीक है। लोग क्या 12-15 किलोमीटर दूर जाएंगे सामान खरीदने के लिए? नहीं, ठीक है, लोग तो चाहेंगे ना कि हाँ चलो 2 रुपये ज़्यादा लग जाए लेकिन सामान यहीं पे हमको मिल जाए, ठीक है। तो वही कहा गया कि एकाधिकार की स्थिति में कंपनी अपने उत्पाद की कीमत स्वयं नियंत्रित करती है। एकाधिकार की स्थिति में कंपनी क्या करता है, अपने उत्पाद जो वस्तु होता है उसके कीमत को जो है ना अपने अनुसार से नियंत्रित करता है। एकाधिकार की स्थिति में उत्पाद की कीमत विक्रेता अपने अनुसार तय करता है, ठीक है। एकाधिकार की स्थिति में जो है ना उत्पादक की कीमत, वस्तु की कीमत जो है ना विक्रेता क्या करता है, अपने अनुसार से तय करता है, ना कि उपभोक्ता के आधार पे, ठीक है, ना कि उपभोक्ता में जो व्यक्ति होते हैं, जो क्रेता होता है, जो खरीदने वाला होता है, उसके अनुसार से वो कीमत तय करता है क्या? नहीं, ठीक है, वो तो जानता है कि हम इसकी कीमत कितनों पे बढ़ा दें, लेकिन व्यक्ति क्या करेगा, इसको खरीदेगा तो खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि इसको खरीदने के लिए वो 12 किलोमीटर दूर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको नहाने के लिए साबुन चाहिए, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप 12 किलोमीटर दूर जाइएगा? नहीं, ठीक है, आप देखिएगा कि हाँ यहाँ पे मौजूद है, चलो 5 रुपये ज़्यादा ले रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहीं पे खरीद लेते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। तो एकाधिकार का पांचवा जो विशेषता है वो क्या है, मूल्य नियंत्रण। कि लोग क्या कर सकता है, एकाधिकार में जो कंपनी है, जो मालिक है, वो अपने अनुसार से क्या कर सकता है, मूल्य को नियंत्रित कर सकता है, कीमत को जो है ना वो बढ़ा घटा सकता है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने क्लियरली समझ गया कि आखिर एकाधिकार की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण, जैसे मान लीजिए आप अकेले वहां के क्या हैं, राजा हैं, तो आप किस प्रकार से वस्तुओं का कीमत का निर्धारण करेंगे? क्या आप वस्तु का कीमत बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे? तो आप कैसे वस्तुओं के कीमत को निर्धारण करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो देखिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म के भांति, फॉर्म मतलब क्या हो गया, कोई कंपनी है ना, तो पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म जो है, कंपनी जो है, उसी के भांति एकाधिकार कंपनी जो है ना, उसका भी उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। मीन्स एकाधिकार जो कंपनी है उसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। कोई भी कंपनी रहेगा, ठीक है, कोई भी दुकानदार रहेगा, क्या चाहेगा? हमको घाटा हो? नहीं, वो तो हमेशा चाहेगा कि क्या चाहेगा? कि मुझे अधिक से अधिक क्या हो, लाभ अर्जित हो। ठीक है, अतः मूल्य का निर्धारण करते समय, पैसा का निर्धारण करते समय, उसके मूल्य का निर्धारण करते समय एक अधिकारी जो है ना, दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखता है। कौन? एक अधिकारी जो है दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखता है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया ये, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वो कौन से बातें हैं? तो पहला इसका बात है इसका कि वस्तु की मांग की प्रकृति, मीन्स कीमत को निर्धारित करते समय एक अधिकारी जो है, एक व्यक्ति जो है, एक कंपनी का मालिक जो है, वो क्या करता है? दो चीजों पे ध्यान देता है। उसमें से पहला आपका है कि वस्तु की मांग की प्रवृत्ति, कि आखिर वस्तु की मांग कैसा है। अगर वस्तु की मांग ज्यादा है, आप गांव में अकेले, क्या वहाँ के राजा हैं, ठीक है, वहाँ के दुकानदार हैं, और अगर वो कोई वस्तु की मांग अगर तेज हो जाती है, अचानक तेज हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो? वो वस्तु की मांग को भी बढ़ा सकते हो, है ना, क्योंकि आप जान रहे हो कि वस्तु की मांग जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी कीमत को भी अगर हम बढ़ा देंगे तो लोग क्या करेगा? इसको खरीदेगा ही खरीदेगा। जैसे कि हुआ था कोरोना काल में। ठीक है, क्या हुआ था? मास्क की कीमत जहाँ पे 5 रुपए 2 रुपए था, ठीक है, वहीं पे जो है ना मास्क, क्या बोलते हैं, कोरोना काल में जो है ना, वही मास्क की कीमत कितना हो गई थी? 10 रुपया 20 रुपया का, कि लोग जान रहा था, दुकानदार इस बात से परिचित था कि लोग क्या करेगा? मास्क खरीदेगा तो खरीदेगा, इसलिए वो क्या करता है? दाम को बढ़ा देता। तो वही कहा गया कि जहां तक वस्तु के मांग का संबंध है, एक अधिकारी यह देखने का प्रयास करता है कि उस वस्तु की मांग लोचदार है अथवा बेलोचदार। ठीक है, मीन्स कहा गया कि जहां तक वस्तु की मांग के बारे में कहा गया है, तो एक अधिकारी जो होता है, एक विक्रेता जो होता है, वह यह देखने का प्रयास करता है कि उस वस्तु की मांग जो है ना, लोचदार है कि बेरोजगार। मीन्स कहने का अर्थ है कि उस वस्तु की मांग जो है वो कम है कि ज्यादा है। ठीक है, अगर इस वस्तु की मांग कम होती है तो वस्तु की कीमत को भी क्या कर देगा? कम कर देगा। अगर उस वस्तु की मांग ज्यादा रहेगी तो वो क्या कर देगा? कीमत को भी बढ़ा देगा। ठीक है, तो वही कहा गया कि यदि वस्तु की मांग जो है ना लोचदार है, मीन्स कम है, तो फर्म क्या करेगा? वो व्यक्ति क्या करेगा? मूल्य कम करने की चेष्टा करेगी, जिससे वह अधिक परिणाम में वस्तुओं को बेच सके। क्योंकि यदि वह मूल्य को अधिक रखेगी ना, तो उसके ग्राहक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कहा गया है कि इसके विरुद्ध वह मांग के बेलोचदार रहने पर, अगर मांग मान लीजिए क्या है? अधिक है, ठीक है, उसमें वो क्या करेगा? तो उसका मूल्य भी क्या रखेगा? ऊंचा रखेगा। ठीक है, मांग अधिक है तो मूल्य को बढ़ा दीजिए, लोगों पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मूल्य ऊंचा रखने पर भी ग्राहकों की मांग में विशेष कमी नहीं आएगी। इसलिए दोनों स्थिति में वह अधिकतम लाभ कमाने में सफल रहेगा। कौन? वह व्यक्ति जो कंपनी का मालिक है, वह दोनों स्थिति में क्या करेगा? अधिकतम लाभ कमाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा जो मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है वो दूसरा आपका है कि वस्तु की पूर्ति की प्रवृत्ति, कि आप किस प्रकार से वस्तु की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए कहा गया है जहां तक वस्तु की पूर्ति का संबंध है, एक अधिकारी लागत के आचरण को ध्यान में रखती है। ठीक है, एक अधिकारी क्या करता है? लागत के आचरण को ध्यान में रखता है कि हमारा लागत किस हिसाब से लगा हुआ। ठीक है, यदि वस्तु का उत्पादन लागत वृद्धि नियम अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत हो रहा है तो वह मूल्य को क्या रखेगा? ऊंचा रखेगा, क्योंकि इस अवस्था में जो है ना उत्पादन वृद्धि होने से औसत एवं सीमांत लागत बढ़ती है। अतः लागत को कम रखने के लिए फर्म जो है ना मूल्य को ऊंचा स्तर पर निश्चित करेगी। मीन्स अगर इस तरह से करेगी तो उसको हमेशा क्या होगा? फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, ठीक है, आपको अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए, मीन्स यहाँ तक तो आप क्वेश्चन आंसर लिख दिया इसका, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हमको थोड़ा सा कुछ और भी नंबर चाहिए, और भी नंबर आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? ये जो है ना ये फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फिगर ड्रॉ करने के बाद आपका क्या हो जाएगा? वो जो है एग्जामिनर जो है ना वो आपको अधिक से अधिक नंबर देगा। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इस चैनल पर करवा दिए गए हैं।